चलो बच्चों, लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारे जो 4 तरह की थ्योरीज होती हैं जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, अब उसमें हमने ऑक्टेट थ्योरी सबसे पहले देखी थी और मैं हम लिमिटेशन कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो अभी हम आपको क्या करते हैं कि बची हुई लिमिटेशन बताते हैं। तो यहाँ पर आते हैं अदर लिमिटेशन ऑफ अदर लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। ठीक है, ये वाली लिमिटेशन जो मैं आपको करा रहा हूं उसमें से कुछ आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर ध्यान देना, ये आपकी 4th लिमिटेशन है। इससे पहले 3 हम कर चुके हैं। आप ये जानते हो कि हर एलिमेंट अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। मतलब अगर एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है तो वो रिएक्ट करेगा, और अगर उसका उस एलिमेंट का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है तो क्या वो रिएक्ट करेगा? वो रिएक्ट नहीं करेगा। और जो हमारे 18th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, 18th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, उसके बाद कौन है? आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। कैसे याद रखते हैं? हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, ऐसे याद रखते हैं। तो आपको पता है कि इनके सबके ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। इस हिसाब से 9 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए ना देना चाहिए, और 9 इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे ना देंगे तो फिर ये क्या, ये अलग कंपाउंड बनाएंगे? हाँ, तो याद ध्यान देना, एज ऑक्टेट ऑफ ऑल नोबल गैस, all noble elements, all noble elements is complete। सबका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। दे मस्ट नॉट, दे शुड नॉट, दे शुड नॉट रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ओके, उनको मॉलिक्यूल्स नहीं बनाने चाहिए। हाउएवर Kr फॉर्म्स KrF2। Kr क्या बनाता है बच्चों? KrF2 सिर्फ एक कंपाउंड बनाता है, जबकि जेनॉन तो भाई साहब नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। कैसे? जेनॉन फॉर्म्स, जेनॉन क्या क्या बना रहा है? XeF2, XeF4, XeF6। कितने कितने कंपाउंड बना रहा है ये? और बना रहा है क्या? XeO3, XeO4 -2 एक्सेट्रा। मतलब अगर तुम्हारे ऑक्टेट कंप्लीट है तो तुम्हें नहीं बनाना चाहिए ना, तुम क्यों बना रहे हो कंपाउंड? चलो, अदर एलिमेंट तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बना रहे हैं। तो ये एक बात थी, ये ऑक्टेट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इज दैट क्लियर? 5th, आप सोच करके देखो, क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा हो जैसे कि आपने 10th में पढ़ा है, ऐसा हो या फिर ऐसा हो? क्या आपको इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है? फिलहाल अभी नहीं पड़ रहा ना, कि बॉन्ड्स आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाओ या फिर ऐसे करके बनाओ, नहीं पड़ रहा ना। तो जो ऑक्टेट थ्योरी थी वो सिर्फ कंपाउंड बन रहे हैं ये एक्सप्लेन करती थी, ऑल्दो सारे नहीं करती थी। वो शेप के बारे में कुछ नहीं बताती थी, उनके बॉन्ड एंगल्स के बारे में कुछ नहीं बताती थी। समझ रहे हो? तो यहां पर ध्यान देना, ऑक्टेट थ्योरी डजंट एक्सप्लेन क्या नहीं एक्सप्लेन करती? शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद एक मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी क्या है, वो रिएक्टिविटी को भी नहीं बताती। ना तो उसने शेप बताया, ना उसने ये बताया कि भाई अगर तुम्हारे ऑक्टेट कंप्लीट है तो तुम क्यों बना रहे हो एलिमेंट्स, मतलब कि अपने कंपाउंड्स क्यों बना रहे हो। और उसके बाद 6th क्या था? दिस थ्योरी इज completely silent about
द एनर्जी, द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, इस बात पे ये थ्योरी बिल्कुल साइलेंट है, शेप पे बिल्कुल साइलेंट है, शेप पे कुछ कमेंट नहीं है इसका। और अगर सारे ऑक्टेट ही कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जैसा कि नाम है ऑक्टेट थ्योरी, तो केआर का तो कंप्लीट है, जेनॉन का तो कंप्लीट है, फिर तुम कंपाउंड क्यों बना रहे हो? इज दैट क्लियर? इसको लिख लो। ये आपका सारा क्या है, लिमिटेशन आपकी हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूं जो शायद अपने को कई बार पता भी होता है, कई बार नहीं भी। अगर किसी चीज की एनर्जी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, तो वो अनस्टेबल है। जनरली की बात कर रहा हूं, हर बार ऐसा ट्रू नहीं होता। अगर एनर्जी ज्यादा है अनस्टेबल है, अगर एनर्जी कम है तो कोई इंसान पागल हो जाता है, तो इधर उधर भागता है, दौड़ता है। कभी ऐसे देखा है आदमी पागल है शांति से बैठा है? देखा है ऐसा? अगर होते भी होंगे तो हम ऐसी बात नहीं कर रहे, फिलहाल बस ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी चीज की एनर्जी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल है, एनर्जी कम है तो मोर स्टेबल है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूं कि जो एनर्जी है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट, हाँ, कंपाउंड। आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब ये आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ये बात समझना। जैसे कि आप सारे बच्चे चैप्टर नंबर जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो, ठीक है? तो यहां ध्यान दो। आप सारे बच्चे ये जानते हो कि जो सोडियम होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर Cl पे ट्रांसफर कर दे, अगर Cl पे ट्रांसफर कर दे तो Na के ऊपर क्या चार्ज आएगा? Na प्लस। और Cl पे क्या चार्ज आएगा? Cl माइनस। तो जो Na प्लस Cl माइनस बना, ये एक आयनिक कंपाउंड है ना? अरे बोलो, कौन सा कंपाउंड है? आयनिक। तभी मैं आयनिक कंपाउंड के बारे में ना एक चीज समझाने जा रहा हूं। और आप ये बात जान सकते हो कि सोडियम के पास 2,8,1 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्लोरीन के पास 2,8,7। तो किया क्या इन्होंने, इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देता नहीं और ये किसी को 7 नहीं देता, तो इन्होंने कहा चल भाई मेरा 1 ले लो, तेरे 8 पूरे हो जाएंगे। समझ गए बात? तो दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया कि नहीं किया? बोलो। अब आपको एक छोटी सी चीज समझा रहा हूं, ठीक है? मान लो ये सोडियम है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? जब ये एनर्जी गेन करेगा। अरे बोलो भाई, जब ये एनर्जी गेन करेगा। तो मैंने इसको एनर्जी दी सपोज 500 किलो जूल। कितनी एनर्जी दी इसको? ये एग्जांपल ले रहा हूं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जब मैं इसे 500 किलो जूल दूंगा तो सोडियम Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोल लो भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होती है, तो मैंने दी ना। उसके बाद जब Cl ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो कन्वर्ट हुआ Cl में। बोलो जी। तो जो तुम्हारा सोडियम 281 था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? 2,8 में। और जो क्लोरीन 2,8,7 था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? 2,8,8 में। तो सोच करके देख, अगर NaCl कंबाइन होकर के, Na और Cl कंबाइन होकर NaCl बना रहा है, तो वो इसलिए बना रहा होगा ना क्योंकि वो स्टेबल हो गया होगा। पहले स्टेबल नहीं था, जैसे NaCl बन गया स्टेबल हो गया। तो मेरी बात सुनो, स्टेबिलिटी जब आई होगी तो उसने अल्टीमेटली एनर्जी अपनी लूज करी होगी या गेन करी होगी? एनर्जी लूज करी होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज अपनी एनर्जी लूज करता है तो वो स्टेबल होता है नहीं होता? स्टेबल होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि अगर किसी चीज की एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? तो किसी भी चीज को स्टेबलाइज होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी फालतू एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। तो अगर Na बहुत क्या बोलते हैं, रिएक्टिव था, अनस्टेबल था, क्लोरीन अकेला अनस्टेबल था, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, तो इस ओवरऑल प्रोसेस में एनर्जी लूज होनी चाहिए या गेन होनी चाहिए? एनर्जी लूज होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो मेरी बात सुनो, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 500 किलो जूल एनर्जी ली। मतलब प्रोसेस कैसा था, एंडो या एक्सो? एंडो। कैसा था? एंडो। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेता है, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेता है,
तो वो एनर्जी कुछ रिलीज करेगा। मान लो उनने एनर्जी रिलीज करी -400 किलो जूल। तो अब आप बताओ गेन ज्यादा हुआ लूज कम हुआ, या गेन कम हुआ लूज ज्यादा हुआ? क्या लग रहा है तुम्हें? क्यों? अब उसने 500 गेन किया नहीं, हमने नहीं, नेट इन्होंने गेन ज्यादा किया या लूज ज्यादा किया? क्यों? क्योंकि 500 गेन किया था और सीएल ने लूज कितना किया? 400। अरे माइनस का क्या मतलब होता है? लूज करना, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? गेन करना। तो तुम बताओ अल्टीमेटली एनर्जी बढ़ी या घटी? अल्टीमेटली एनर्जी बढ़ी। तो अल्टीमेटली एनर्जी बढ़ रही है, तो ये बात इनको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी या डिस्टेबलाइजेशन की तरफ? अरे बोलो भाई। तुम्हारे को एक छोटी सी बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूं। मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन कोई किसी को कहने की औकात नहीं रख पा रहा। डेली देखते थे, ओहो अच्छा लगता था, वाह आज तो मिल लिया, आज का दिन सुहाना हो गया। ठीक है, फिर हुआ क्या? लड़का या लड़की कोई एक उनमें से, इतने कुछ वो एक दूसरे को कहते, भाई एक बंदा दूसरे देश चला गया। अब जो पहले बेचारे देख लेते थे एक दूसरे को, अब तो बेचारा देखना भी नसीब नहीं हो रहा। अब तो बताओ बेचैनी सी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? क्या पता होप भी लूज कर चुके हो। तो इन्होंने कहा हार नहीं माननी भाई, बातचीत तो करनी है। इन्होंने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे क्या करा? फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी। अब उनकी बातचीत चालू हो गई, और बातचीत चालू हो गई, अब वो बात करने लगे। ओहो दूर है तब भी बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना। तो एक ने दूसरे को प्रपोज भी कर दिया, और मजे की बात है एक्सेप्ट भी हो गया। तो अब बताओ, अब वो स्टेबल कंडीशन में है या अनस्टेबल कंडीशन में है? वो देख, वो तो कह रही है अनस्टेबल। अब सुन मेरी बात, शी इज राइट। ये अभी प्रपोज करके कमिटमेंट हो चुकी है, बिल्कुल प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन अब वो बेचारे दूर है। अब तो बेचारों की बेचैनी और, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस उतना बढ़िया काम नहीं करेगा। मेरी बात सुनना, मेरी बात सिंपल से सुनना भाई, ज्यादा एक्सपीरियंस लग रही है। मेरी बात सिंपल से सुनना। इंपॉर्टेंट देखो, प्रपोजल एक्सेप्ट होना एक पार्ट था, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन प्रपोजल एक्सेप्ट करना नहीं था। अभी प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, लेकिन ये दूर दूर है, which leads to instability. They want to get closure. शादी वादी हो भाई, साथ रहे, अरे यही तो फाइनल वो है। तो भाई सिंपल चेक करो, क्या प्रपोजल एक्सेप्ट करने से स्टेबिलिटी आएगी? नहीं। जो वो चाह रहे हैं वो स्टेबिलिटी साथ रहने से आएगी। समझ गए बात? तो मेरी बात सुनना, Na अनस्टेबल था, Cl अनस्टेबल था। Na ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया। इस ओवरऑल प्रोसेस में एनर्जी गेन 500 हुई थी, लूज तो अल्टीमेटली तो गेन ही हुआ। तो ये स्टेबल हुए या अनस्टेबल हुए? क्योंकि 100 एनर्जी बढ़ी गई अल्टीमेटली। नहीं आई क्या बात समझ? अरे 100 एनर्जी बढ़ी तो गई, 500 गेन 400 लूज। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये रहा Na और ये रहा Cl। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर दिया Cl को, जिसकी वजह से सोडियम पे कौन सा चार्ज आया? क्लोरीन पे क्या चार्ज आया? माइनस। अभी सिर्फ इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। क्या कंप्लीट हुआ है? अरे इसका एक लूज करके, उसका एक गेन करके, तो इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। लेकिन तुम्हारे को आज एक बात बताने जा रहा हूं, क्या सिर्फ प्रपोजल एक्सेप्ट होना स्टेबिलिटी दे रहा था? वैसे ही सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करना फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? अरे बोलो, कम क्लोजर। समझ रहे हो? ये भी जब पास आएंगे ना, ओहो मजे आ रहे हैं, तब असली मजे आएंगे। नहीं आई बात समझ? मेरी बात सुनो, सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करने में अल्टीमेटली 100 एनर्जी बढ़ चुकी है। अरे बोलो भाई, अल्टीमेटली एनर्जी ऑक्टेट कंप्लीट करना इज नॉट द ओनली थिंग।
एक और चीज है जो रहती है, क्या? कम जब ये क्लोजर आएंगे, ओहो ठीक है, तो किसी भी चीज को दूर भेजने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और कोई चीज जब पास आती है, हाँ, एनर्जी लूज होती है। तो अगर इसने ऑक्टेट कंप्लीट करने में अल्टीमेटली 100 एनर्जी गेन कर दी, तो जब ये पास आएंगे ना, तो दे विल लूज, पास आने में विल लूज। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 800 किलो जूल एनर्जी। भाई एक लड़का एक लड़की है, उनका रिश्ता पक्का कर दो, कितने रुपए खर्च देंगे उस दिन जिस दिन रिश्ता पक्का हुआ? 500, 800, 900, मिठाई बांट देंगे, 10,000 तुम ले लो, 5,000 तुम ले लो, यही सब चलेगा? असली खुशी और असली खर्चा कब होगा? अरे पास तो लाओ, भैंस की पूछ, वरना वरना खाली शादी फिक्स कराने से क्या होता है? मेरी बात समझ? तो वही चीज है, सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट होने से, उससे तो ससुरी अनस्टेबल, इससे बढ़िया तो हम अनजान ही रह लेते, समझ गए बात? तो उससे बढ़िया तो तुम दूर ही रह लेते भाई। तुमने सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट किया, उससे तो 100 एनर्जी बढ़ चुकी है। असली स्टेबिलिटी कब आएगी? 100 बढ़ी थी ना। उनको पास लेके आओ, पास आने में जितनी एनर्जी लूज होती है उसको मैं बोलता हूं लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलता हूं? मेरी बात दोबारा सुनो, जब वो पास आते हैं तो जो एनर्जी लूज होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? तो मैं तुमसे पूछूं कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट करना फाइनली उद्देश्य था? नहीं। क्या उद्देश्य था? और स्टेबिलिटी कैसे आई? हाँ, विद द हेल्प ऑफ लैटिस एंथैल्पी। नहीं आया बात समझ? तो ये जो मैंने डाटा दिया ना, 500 -400, ये एक्चुअल डाटा दे दूं? अरे एक्चुअल डाटा जो एक्चुअल है, याद ध्यान दो, एक्चुअल डाटा जो है मैं वो आपको प्रोवाइड करा देता हूं, सो दैट कि आपको ये फाइनल समझ में आ जाए। लाल पेन से लिख रहा हूं एक्चुअल डाटा, बेटा लिखना। एक्चुअल इलेक्ट्रॉन लूज कराने में कितनी एनर्जी लग जाती है? 495.8। कितनी? 495 इतनी लग गई। और रिलीज कितनी होती है? रिलीज होती है 348.7 -348.7। अरे बोल भाई, इतनी गेन हुई और इतनी लूज हो गई, तो अल्टीमेटली कितने के नुकसान में है फिलहाल? गेन ऑफ, अरे तो एनर्जी गेन होना, एनर्जी लॉस्ट, वो क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी लॉस्ट होना। मान ले तू अपनी चेयर पे बैठा है, मैंने तेरे चेयर के नीचे आग लगा दी, अब तुझे एनर्जी मिलेगी, क्या होगा भाई? हीट से तो एनर्जी मिलती है, कम होगी ना एनर्जी, लेके भागेगा। अच्छा एक बात बता, गैस पार्टिकल के पास कब ज्यादा एनर्जी है? जब उसके पार्टिकल कब तेज भागेंगे? जब उन्हें हीट किया है या जब उन्हें कूल किया है? तो ज्यादा भागेंगे तो ज्यादा एनर्जी है ना। वैसे ही तेरी सीट के नीचे अगर आग लग जाएगी, नहीं जलेगा भाई, तू भाग जाएगा उससे पहले। जैसे ही हल्का सा लगेगा ना, उई जल रही है, भाग जाएगा। यही बात समझ। तो बस सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे प्लस 147.1 किलो जूल एनर्जी बढ़ गई, मतलब डिस्टेबलाइजेशन आई। स्टेबलाइजेशन कब आती है? 800 किलो जूल एनर्जी लॉस नहीं करता, मैं बता रहा हूं कितनी लॉस कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूं, 788 किलो जूल। कितनी? -788 किलो जूल एनर्जी लॉस कर दी। तो चेक कर, इतनी गेन हुई थी ना जस्ट, लेना व्यास की पूछ रो क्यों रहा, इतना लूज कर दिया। नहीं आई बात समझ? एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, या तुमको पहले मैं हिंदी में समझा देता हूं, तुम बताना इंग्लिश में समझ आया कि नहीं आया। क्या स्टेबिलिटी सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करने से आई? अरे बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड कम्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट ओनली। इज दैट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। एंड स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ लैटिस एनर्जी। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। समझ गए? बस इसी बात को मैं यहाँ पे भाषा में लिख देता हूं, ठीक है? ये टॉपिक आपका हो गया। चलो बच्चों यहां ध्यान देना, जैसा कि आपको ये पता लगा कि सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट होने में तो अल्टीमेटली देखो प्लस 495.8 और माइनस 348.7 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो आपने दी इतनी, मिली इतनी, अल्टीमेटली एनर्जी
गेन हो गई सिस्टम के द्वारा। तो ये तब हुआ जब मेयरली ऑक्टेट कंप्लीट हुए हैं, जब ये पास आते हैं दे रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी, और गेन सिर्फ इतना हुआ था। आप देखो लॉस कितना हो गया, तो इनकी इतनी एनर्जी लॉस हो गई कि अब ये क्या है फाइनली स्टेबल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करना हमारा फाइनल उद्देश्य नहीं है, फाइनल उद्देश्य है उनको पास पास लाना। तो यहां ध्यान दो, अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो क्वालिटेटिव मेजर है स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड का, दैट इज प्रोवाइडेड बाय लैटिस एंथैल्पी। इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लैटिस एंथैल्पी। सिर्फ इसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। अगर मैं कहूं not simply by achieving octet of electrons around the ionic species in gaseous state, क्या सिर्फ आयनिक स्पीशीज ने ऑक्टेट कंप्लीट किए, क्या इतना काफी है, नहीं ना, और क्या चाहिए, है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना ज्यादा होता है कि जो हल्की फुल्की एनर्जी गेन हुई है ना इनके प्रोसेस में, वो सारी क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए, और अल्टीमेटली एनर्जी क्या हो जाए, कम। इज दैट क्लियर? ये डन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन। अब क्या है, आपने लैटिस एंथैल्पी पढ़ा ना, अब लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, जब Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस पास आते हैं, अरे बोलो, दे रिलीज, हाँ, विच इज कॉल्ड लैटिस। और जरूरी नहीं है कि मैं तभी लैटिस एंथैल्पी डिफाइन करूं जब Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस पास आते हैं, मैं तब भी डिफाइन कर सकता हूं कि इनको तोड़ करके दूर दूर भेजने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अरे बोलो भाई, अगर इनके पास आने में इतनी लूज हुई तो इनको दूर भेजने में इतनी देनी पड़ेगी, बोलो नहीं, एग्जैक्टली इतनी, जितनी लूज हुई है उतनी। अरे बोलो भाई, तो लैटिस एंथैल्पी की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, लिखो। देखो बच्चों, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, जैसे सिंपल सी एक बात है, अगर किसी को भूख लगी है तो उसे खाना देंगे। अब ऐसा नहीं कि हाँ भाई तू भूखा है, ये ले एक चावल का दाना और जी ले अपनी जिंदगी, एक चावल का दाना एक चावल के दाने से कुछ नहीं होगा। तो वही वाली बात है कि एक Na प्लस और एक Cl माइनस को पास लाने पर जो एनर्जी रिलीज होगी, सिर्फ उससे लैटिस एंथैल्पी नहीं बोलूंगा, 1 मोल पॉजिटिव और 1 मोल, हाँ 1 मोल को पास लाने पड़ेगा, तभी तो एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर ध्यान दो, क्या है, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट कितने मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, हाँ 1 मोल को आप सेपरेट करोगे इन 1 मोल पॉजिटिव 1 मोल, हाँ 1 मोल आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ये मैं अगर आपका हो गया तो सारा ये लिख लो, और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या है हेडिंग, बॉन्ड पैरामीटर। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें, बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड के कितने पैरामीटर्स होते हैं ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले पैरामीटर समझाता हूं, यहां ध्यान दो। सबसे पहला पैरामीटर है आपका बॉन्ड लेंथ। कौन सा है बच्चों, बॉन्ड लेंथ। आप एक बात बताओ, कोई एटम अगर दूर हो तो उसे पास आने की जल्दी होती है, बहुत पास, अरे बोलो भाई, कोई दूर हो तो उसे बहुत पास आने की जल्दी होती है, अगर वो बहुत पास आ जाए तो दूसरा क्या कहता है, दूर गिव मी सम स्पेस इन माय लाइफ, जहां चिप मत, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो दूर रहे तो अट्रैक्शन बढ़ती है, बहुत पास आ जाए तो रिपल्शन बढ़ती है। तो एक ऐसी डिस्टेंस पे आकर के उनको सेटल होना है जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाए, हाँ इक्वलाइज हो जाए। अरे समझ गए ना, तो वही वाली चीज है। बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन, लिखो भैया, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड हो रहा है गाइस, डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the nuclei of the two bonded
atoms in a molecule. Is that clear? दो बॉन्डेड एटम के बीच में, उनके न्यूक्लियस के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. ठीक है भैया. मान लो ये दो एटम है, एक ये है ए, इसका न्यूक्लियस ये रहा, एक ये है बी, ये रहा इसका न्यूक्लियस. तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. बोलो भाई. अगला एस्पेक्ट लिखेंगे बॉन्ड एंगल. क्या लिखेंगे गाइस? बॉन्ड एंगल. सेकंड लिखो बॉन्ड एंगल. जैसे कि तुमको एक चीज बताता हूं, सामने ध्यान दो. ये वाटर है. क्या ये वाटर? वाटर के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है भाई. और ये 6 इलेक्ट्रॉन में से ये क्या है? 2 हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं? बॉन्ड. हो गया ना ऑक्टेट पूरा ऑक्सीजन का. अरे बोलो भाई. तुम सारे बच्चे ये जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल में रहते हैं. क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल में. अब याद ध्यान देना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डेड पेयर है. क्या है ये? और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या है? लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड. तो ऐसे ऑर्बिटल जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, हमें उनसे मतलब, हमें उन ऑर्बिटल्स के बीच का बॉन्ड एंगल देखना है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रखते हो. अरे बोलो भाई. ऐसे ऑर्बिटल जिनमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में क्या एंगल है? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल. नॉन बॉन्डिंग में क्या एंगल है? मेरे को उससे मतलब नहीं आई बात समझ? बोलो. तो लिखो बॉन्ड एंगल को क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन, it is defined as the angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule or complex ion. ठीक है भैया. दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल. जैसे वाटर के अंदर अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, OH और H, तो इनके बीच में होता है 104.5 डिग्री का एंगल. ठीक है भैया. ये समझ में आया नहीं आया? चलो बच्चों, आज हम इतना ओवर कर रहे हैं. बाकी इसके आगे के कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा.